वेलकम बैक दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है शुभम और हमने अपने पिछले बिजनेस एनवायरनमेंट के लेक्चर के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट को कवर किया था। आज हम अपने अगले चैप्टर पर मूव करेंगे जिसका नाम है इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये देखेंगे कि थ्रू आउट हिस्ट्री यानी इंडिपेंडेंस के बाद हमारे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में किस किस तरह की पॉलिसीज लेके आई गई हैं सरकार द्वारा, वो सब हम इसके अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। क्या चीजें की गई थी, क्या स्टेप्स लिए गए थे ताकि हमारा जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो एनफोर्स किया जा सके। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा कंटेंट और मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाले चैप्टर के साथ। आइए पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या हरकतें की गई थी। For almost 7 decades, the strategy of India's industrial development had been to place strong emphasis on three pillars. तो तीन पिलर्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया और उनके ऊपर फोकस किया गया। इन्हीं से हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जा सकती है। वो है डोमिनेंट रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पहला क्या है? पब्लिक सेक्टर का रोल। फोकस ऑन बेसिस एंड बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल ओवर द प्राइवेट सेक्टर। तो ये है क्या? पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंट रोल। दूसरा, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस करना। और तीसरा, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और कंट्रोल किनके ऊपर? प्राइवेट सेक्टर के ऊपर। तो ये तीन पिलर्स हैं। कौन कौन से? पब्लिक सेक्टर का रोल, बेसिक और हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करवाना, और तीसरा प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल और रेगुलेशन। After the adoption of the constitution and the socio-economic goals, the industrial policies was comprehensively revised and adopted in 1956. तो इंडिपेंडेंस 47 के बाद जो है, जब हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था और हमने अपनी सोशियो इकोनॉमिक गोल्स को अडॉप्ट करना, प्लान करना स्टार्ट कर दिया था 1951 से, उसके बाद 1956 के अंदर जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर बहुत रैपिड और बहुत ड्रास्टिक चेंजेस किए गए थे, जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। क्योंकि आपको याद होगा जो हमारा इकोनॉमिक प्लान था, 5 ईयर प्लान था, जो सेकंड वाला था, उसका जो मेन फोकस था वो किसके ऊपर था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर था। तो 1951 से 1956 फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, और 56 के बाद से आपका कौन सा चला था? सेकंड 5 ईयर प्लान। तो सेकंड 5 ईयर प्लान यानी 56 के बाद से कौन सी चीजें स्टार्ट हो गई थी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ की चीजें। और यहां पर भी वही कह रहे हैं कि 1956 के अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी को नई जो रिवाइज कर दी गई थी उनको अडॉप्ट किया गया था और उनको एनफोर्स करने की पूरी पूरी तैयारी की थी। To meet new challenges from time to time, it was modified through statements 1973, 77 और 80। यानी कि ये 73, 73, 77 और 80, इन तीन के अंदर यहां पर रिविजन्स की गई थी। किसके अंदर? इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर। It was only in 1991 when the market reforms were undertaken and a number of economic policy reforms were made too। तो 1991 के अंदर आपके क्या हुए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसके अंदर हमारा लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन भी हुआ था। उसके अलावा इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स किए गए थे, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स किए गए थे, तो ये एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स हुए थे। तो 1991 वाज अ गोल्डन पीरियड हमारे इंडिया के लिए। उसके अंदर जो रिफॉर्म्स किए गए थे, उन्हीं रिफॉर्म्स की वजह से वही रिफॉर्म्स जो है फाउंडेशन बने किसके? जो आज हमारे इंडिया का स्टेटस है। The government of India is trying to give a strong and diversified industrial base and develop it as a major industrial nation of the world। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोकस क्या था, पॉइंट ऑफ फोकस क्या था, कि इंडिया को जो है एक इंडस्ट्रियल नेशन बना दिया जाए। किसका? पूरे विश्व का, यानी वर्ल्ड का। द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट आउट फॉर द नेशन आर क्वाइट इंपॉर्टेंट वन। These include the rapid agricultural and industrial development of our country, rapid expansion and opportunities for gainful employment, progressive reduction of social and economic disparities। तो ये सारी चीजें क्या क्या दी गई हैं? ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होने वाली फायदे कौन कौन से? एक तो डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज, मतलब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, नई नई इंडस्ट्री सेटअप होंगी तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, हमने अभी एम्प्लॉयमेंट की बात करी कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेंगी, तो जो डिस्पैरिटी है समाज के अंदर, लोगों के बीच के अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट के से रिलेटेड, इनकम से रिलेटेड, वो सारी रिड्यूस होती जाएंगी। रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी एंड अटेनमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस रिमेन एज वैलिड टुडे एज एट दी टाइम। तो मैंने आपको बताया था ना, ये आत्मनिर्भर वाला कॉन्सेप्ट जो भी चल रहा है, तो ये कहां से आया? ये वहीं से आया था, इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। Any industrial policy must contribute to the realization of these goals and objective at an accelerated pace। तो कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आती है, चाहे वो आ जाए चाहे वो पहले कभी आई हो, तो उसका जो अंडरलाइंग रूल रहता था वो यही रहता था कि इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को मद्देनजर रखते हुए कि भाई देश की डेवलपमेंट होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट और इनकम वगैरह की डिस्पैरिटी कम होनी चाहिए, ये वेलफेयर बढ़ना चाहिए। तो ये सारी चीजों को ही ध्यान में रख के इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को बनाना चाहिए। The statement of industrial is the prevailing environment at the time of formulation. And the statements announced from time to time also represent a renewed initiative towards consolidating the gains of national reconstruction available during the course of its implementation। तो
जो ये स्टेटमेंट्स हैं, किसकी स्टेटमेंट्स, इंडस्ट्रियल पॉलिसी की स्टेटमेंट्स, जो रिवाइज्ड स्टेटमेंट टाइम टू टाइम आती रहती हैं, वो किस लिए आती रहती हैं, ताकि जो नए मार्केट स्ट्रक्चर है उसको अडॉप्ट कर पाए, नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको अडॉप्ट कर पाए, और जो चेंजेस रिक्वायर्ड चेंजेस हैं ताकि मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई है उसको प्रॉपरली एफिशिएंटली और प्रोडक्टिवली फुलफिल कर सके, वो चीजें करनी पड़ती हैं। और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की जो बात हुई थी 1991 में, कि पूरे नेशन को देखो 1991 का जो पीरियड था ना, वो इंपॉर्टेंट इसलिए कंसिडर किया जाता है क्योंकि वो सिर्फ एक वन वे रिफॉर्म नहीं था, वो पूरे नेशन को रिफॉर्म करने की बात की गई थी। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, अपने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स, मार्केट पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये सब उस वक्त किए गए थे। तो इसीलिए 1991 को एक बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड माना जाता है अगर आप इकोनॉमिक्स या एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट वगैरह सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो वही चीज ये बोल रहे हैं कि पूरे नेशन को ही रिकंस्ट्रक्ट करने की वहां पर बात थी। आते हैं, देखते हैं सबसे पहली पॉलिसी क्या थी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। तो इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहली पॉलिसी आई थी वो कौन सी थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में। 1948, इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, गवर्नमेंट अनाउंस्ड द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑन 6 अप्रैल 1948। This outlined the approach to industrial growth and development. It emphasized the importance of economy of securing a continuous increase in production and ensuring its equitable distribution. तो ये पॉलिसी थी, इसके अंदर क्या था, एक आउटलाइन दी गई थी, एक गाइडलाइन दी गई थी, एक प्रोसीजर बताए गए थे कि किस तरह जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अचीव करना है, उसको स्टार्ट एक्सेलरेटेड पेस के ऊपर लेके आना है। तो उसके अंदर क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन प्रोडक्शन की जो प्रोडक्शन है वो धीरे 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 करके ग्रेजुअल उसके अंदर इंक्रीज कर बढ़ते रहना चाहिए, यानी कि वो कभी भी फॉल ना करे। द इंपॉर्टेंस ऑफ टू द इकोनॉमी ऑफ सिक्योरिंग अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंस, मतलब इसके अंदर ही ये चीजें बताई गई हैं। इट्स इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, उस प्रोडक्शन को बराबरी से बांटना है। स्टेट मस्ट प्ले अ प्रोग्रेसिवली एक्टिव रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री। तो जो स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट्स वगैरह है, उनको जो है एक बहुत एक्टिव रोल इसके अंदर प्ले करना था। तो ये किसके अंदर बताया गया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के अंदर। It laid down that beside arms and ammunition, atomic energy, railway transport, which would be the monopoly of central government, the state would be exclusively responsible for establishment of new undertaking in 6 basic industries, except where in the national interest, the state itself found it necessary to secure the private enterprise। यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी मोनोपोली को छोड़ के कौन कौन सी आर्म्स एंड एम्यूनेशन, यानी आपके जो हथियार हैं, जो ऑर्डिनेंस वगैरह हैं, जिस आपके वेपन सिस्टम हो गए, डिफेंस सिस्टम हो गए, वो सारी चीज। फिर एटॉमिक एनर्जी, जो आपके भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह है, ये जिसके अंदर एटॉमिक न्यूक्लियर रिसर्च से रिलेटेड आपकी अनुसंधान वगैरह किए जाते हैं, जैसे फिजन हो गया, फ्यूजन हो गया, वो सब, न्यूक्लियर रिएक्टर, एटॉमिक रिएक्टर, वो सब। फिर रेलवे ट्रांसपोर्ट आ गया, आपका रेलवे नेटवर्क हो गया, वो किसकी मोनोपोली रहेंगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की मोनोपोली रहेंगी। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, बेसिक इंडस्ट्रीज हैं, वो किसके अंडर जाएंगी, स्टेट के अंडर जाएंगी। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाएगा क्योंकि वो इंडस्ट्री स्पेसिफिकली प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए रिजर्व की गई थी। तो उस तरह की चीजें यहां पर बता दी। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956। तो पहली कब आई थी, 48 में। दूसरी कब आई, 1956 के अंदर। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें आई थी। इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स एंड वर्किंग कंडीशन फॉर द मास ऑफ पीपल, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात की गई थी कि पूरे इंडस्ट्री की किस तरह ग्रोथ की जाए ताकि नई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हो सके, जो पुरानी है उनको एक्सपेंड किया जा सके, प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके, एम्प्लॉयमेंट नई जनरेट की जा सके, ताकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसका, पीपल का, वो बढ़ सके। अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, वो सब चीजें यहां पर ध्यान में रखी गई थी। टू रिड्यूस डिस्पैरिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। तो वही बात फिर से आ गई कि भाई जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन से क्या होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ने से क्या होगा, नई फैक्ट्री सेटअप की जाएंगी, नई फैक्ट्री सेटअप करने से फिर से एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने से जो आपका वेल्थ और इनकम का जो डिस्पैरिटी है वो कम किया जा सकता है। To prevent private monopolies and concentration of economic power in different fields in the hands of small number of individuals। तो जैसे कि आप जानते हैं कुछ लोगों की जो वेल्थ होती है, कुछ बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोगों की वेल्थ बाकी बहुत सारे परसेंटेज ऑफ लोगों की वेल्थ से बहुत गुना ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो टॉप 1% है वो ऑलमोस्ट 22 to 25% ऑफ इंडिया की टोटल वेल्थ के मालिक हैं। तो उसी तरह ये डिस्पैरिटी जो है ये कम की जा सकती है। Undertake state trading on an increasing scale. At the same time, private sector will have the opportunity to develop and expand। तो ये सारी चीजें जो है ये क्या है, हमारे फीचर्स हैं किस चीज के, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 के और 56 के। कैटेगराइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो कैटेगराइज किया गया था इंडस्ट्रीज को, ये पढ़ना थोड़ा जरूरी है। इन द फर्स्ट कैटेगरी विल बी इंडस्ट्रीज द फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ विच विल बी एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट। तो पहली कैटेगरी में सिर्फ वो इंडस्ट्रीज आएंगी जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में थी, स्टेट के हाथ में। द सेकंड कैटेगरी विल कंसिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज विच विल बी प्रोग्रेसिवली स्टेट ओन्ड एंड इन विच द स्टेट विल देयरफॉर जनरली टेक द इनिशिएटिव इन एस्टैब्लिशिंग न्यू अंडरटेकिंग। तो सेकंड कैटेगरी कौन सी, वो कैटेगरी जो ऑलरेडी स्टेट के अंडर है और उन्हीं इंडस्ट्री के अंदर स्टेट जो है और नई इंडस्ट्रीज या उनके एक्सपेंशन जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है
उनका एक्सपेंशन या नई इंडस्ट्रीज यूनिट वहां पर एस्टैब्लिश करेगा, बट इन विच प्राइवेट एंटरप्राइजेस विल आल्सो बी एक्सपेक्टेड टू सप्लीमेंट द एफर्ट ऑफ द स्टेट। तो इस सेकंड कैटेगरी के अंदर प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी आ सकती थी। The third category will include all the remaining industry and their future development will in general be left to the initiative and enterprise of the private sector। जो तो थर्ड कैटेगरी थी उसके अंदर बाकी जो बच जाती हैं, ऊपर वाली दो को छोड़ के जितनी भी बच जाती हैं वो सारी इंडस्ट्रीज आ जाएंगी, और इनकी जो मेंटेनेंस है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ वगैरह वो किसके हाथ में रहेगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में रहेगी। The government of India would stress the role of cottage and village and small scale industries in the development of national economy। यानी कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि जो आपके घरों में चीजें बनाई जाती हैं, जैसे आप गांव वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक छोटा घर है, झोपड़ी है, उसके अंदर चीजें की जाती हैं, डेयरी वगैरह का काम हो गया, तो उनको जो है प्रमोट करना यहाँ पर गवर्नमेंट का एक एम बन गया था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट ऑफ 1973। तो अब 1973 में जो पॉलिसी आई थी, वो स्टेटमेंट आई थी, उसके अंदर क्या क्या था आइए वो पढ़ लेते हैं। द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 56 स्टिल रिमेन्ड वैलिड बट सर्टेन स्ट्रक्चरल डिस्टोर्शन हैड क्रेप्ट इन द सिस्टम। यानी कि जो 1956 में आई थी, इन्हीं से पहले वाली, सबसे पहले आई थी 48 में, फिर आई थी 56 में, तो जो 56 वाली थी वो अभी भी चल रही थी, वो अभी भी वैलिड भी थी, लेकिन उसके अंदर कुछ वक्त के साथ साथ चीजें जो है डिस्टोर्ट हो गई थी, चीजें जो है बदलनी जरूरी थी। तो उन चीजों को बदलने के लिए क्या लाया गया? 1973 की अपनी ये पॉलिसी। द न्यू पॉलिसीज वर हेंस डायरेक्टेड टुवर्ड रिमूविंग दिस डिस्टोर्शन। तो जो नई पॉलिसी थी 73 की, 1973 में जो आई थी, उसका मेन पर्पस क्या था? उनका मेन पर्पस कुछ नई चीज लाना नहीं था, बल्कि 1956 की जो पॉलिसी थी, वो 56 की जो पॉलिसी थी उन्हीं के अंदर कुछ जो जरूरी बदलाव थे वो करना था। इट प्रोवाइडेड फॉर अ क्लोजर इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री के बीच में एक इंटरेक्शन प्रोवाइड किया गया था ताकि वो दोनों आपस में मिलजुल के काम कर सकें। अकॉर्डिंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी टू जनरेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। तो सबसे ज्यादा इसकी जो प्रायोरिटी थी वो क्या था? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, यानी कि उसको प्रमोट करना, जनरेशन ऑफ पावर, चाहे वो थर्मल पावर हो, चाहे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर हो, चाहे वो कोई भी और तरह के पावर हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर हो, कुछ भी हो, तो उसको प्रमोट करना यहाँ पर मेन फोकस था। The list of industries exclusively reserved for small scale sector was expanded from 180 items to more than 500 items। तो 180 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व करके रखी गई थी, अब उसकी गिनती बढ़ाकर कितनी कर दी? 500। यानी कि 500 ऐसे काम थे जो अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ओपन कर दिए गए थे। Within the small sector, a tiny sector was also defined with investment in machinery and equipment up to 1 lakh and situated in towns and population of less than 50,000। तो ये क्या है कि एक माइक्रो स्मॉल स्केल थी, स्मॉल में भी एक और छोटी इंडस्ट्री सेटअप कर दी गई, माइक्रो इंडस्ट्री, जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट थी मशीनरी वगैरह की वो लिमिट करी गई 1 लाख तक। यानी कि 1 लाख की मशीनरी इक्विपमेंट या इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा? माइक्रो स्केल के अंदर। और वो जो पॉपुलेशन है उसकी क्या रहेगी? सिटी के अंदर 50,000, उसके हिसाब से जो 1971 का सेंसस था उसके हिसाब से। उसके बाद आते हैं 1977 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट। दिसंबर 23 को ये अनाउंस की गई थी। लेड एम्फेसिस ऑन द डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑन द रोल ऑफ स्मॉल स्केल टाइनी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? यानी कि जो पावर है उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना, ताकि अल्टीमेट जो रोल है वो डिवाइड किया जा सके, और बर्डन भी जो है उस रोल के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी आती है, उनको अलग अलग लेवल्स के ऊपर डिवाइड किया जा सके, ताकि एक लेवल पर कॉन्सेंट्रेशन ना हो पावर की और वो उसका मिसयूज ना कर सके। Industrial policy highlights on producing inputs needed by a large number of smaller units and making adequate marketing arrangements। तो ये चीजें इसके अंदर की गई थी। Boost development of small, the investment limit in case of tiny units was enhanced to 2 lakhs। और स्मॉल स्केल के लिए 20 लाख, जो ऊपर 1 लाख हमने पढ़ी थी माइक्रो के लिए, वो बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई थी, और स्मॉल स्केल के लिए कितनी कर दी गई थी? 20 लाख। उसके बाद आते हैं द स्कीम ऑफ बिल्डिंग बफर स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द वाज इंट्रोड्यूस्ड फॉर ऑपरेशन थ्रू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इन स्टेट्स एंड नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काउंसिल इन सेंटर। तो इनके द्वारा जो है बफर स्टॉक का वो इंतजाम किया गया था। फिर 1980 की पॉलिसी आई थी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, यानी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तक पहुंचाया जाए, हायर प्रोडक्टिविटी, हायर एम्प्लॉयमेंट लेवल, रीजनल डिस्पैरिटीज हटाई जाए, एग्रीकल्चरल बेस को बढ़ाया जाए, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, यानी कि जो बाहर भेजती हैं सामान, जिनकी वजह से हमें फॉरेन रिजर्व और हमारी इंटरनेशनल इमेज बिल्ड होती है, उनको प्रमोट करना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई प्राइसेस एंड पुअर क्वालिटी। तो इन चीजों पर ध्यान दिया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1991 आती है। इसके अंदर क्या था? इसके अंदर द गवर्नमेंट विल कंटिन्यू टू परस्यू साउंड पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड एनकरेजमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी थ्रू इन्वेस्टमेंट इन R&D। तो कहने का मतलब है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड कैपेसिटीज हैं, जो ऑलरेडी चल रही एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको फिर से स्ट्रेंथन करेगी, उनको प्रमोट करेगी। gainful employment, optimum utilization of human resources, international competitiveness and to transform India into the major partner and player in global areas। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स थे। फोकस क्या थे? डीरेगुलेटिंग इंडियन इंडस्ट्रीज, यानी कि उसको गवर्नमेंट से डीरेगुलेट करवाया जाए और उसको सपोर्ट एंड प्रमोट जो है ज्यादा करने का परमिशन दिया जाए। वो रिस्ट्रिक्शंस जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी IDRA के अंदर, वही इस टाइम पे की गई थी।
allowing the industrial freedom and flexibility, providing a policy regime that facilitates the foster growth of Indian industries. उसके बाद 1991 की पॉलिसीज थी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, यानी कि इसके अंदर लाइसेंसिंग जो थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। किसके अंदर? आईडीआरए के अंदर वो जब आया गया था, तो आईडीआरए में लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन जो है अबॉलिश कर दी गई थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग विल बी अबॉलिश्ड फॉर ऑल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट फॉर शॉर्ट लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना, लीकर, फायर आर्म्स, एक्सप्लोसिव्स, इस तरह की चीजें जो है उनको छोड़कर बाकी कोई भी अगर आप काम करना चाहो तो आपको लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। एरियाज वेयर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक कंसर्न प्रीडोमिनेट विल कंटिन्यू टू बी रिजर्व, तो जहां पर लोगों की सिक्योरिटी की बात है या नेशनल सिक्योरिटी की बात है, वो सारे सेक्टर्स पब्लिक सेक्टर के लिए ही, यानी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही अभी भी रिजर्व रहेंगे। तो वो सारी चीजें यहां पर बताई हैं। इसके अंदर ये सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट है नहीं। ये लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग जहां पर कंपलसरी है, तो ये मैंने आपको बताया था, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, शुगर, एनिमल फैट, सिगार्स, प्लाईवुड, रो हाइड्स, ये सारी चीजें, मोटर कार, ये सारी चीजें जो है आपको पिछले वाले लेक्चर के अंदर भी कवर करी थी। तो ये सारी वही चीजें हैं जिससे ह्यूमन लाइफ को ज्यादा खतरा है, ये जो ऐसी चीजें हैं जिनकी कंजम्पशन से आपको नुकसान हो सकता है, उन चीजों को अगर आपने बनाना है, मैन्युफैक्चर करना है, इनफैक्ट सेल भी करना है, तो उसके लिए क्या लेना पड़ेगा? आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पेपर एंड न्यूज प्रिंट एक्सेप्ट, ये सारी चीजें जो है, जार्डस केमिकल, ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? ये लाइसेंस लेना पड़ेगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप्रूवल विल बी गिवन टू डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू 1%। आज वो कितनी है? 100% है। इस पॉइंट तक 73 की जो अमेंडमेंट्स हैं या फिर जो ये अपनी 91 की जो पॉलिसी रेगुलेशंस थी, इसके अंदर कहां तक थी? 51% तक। फिर ये बढ़ाकर 75% की गई और अब जो है 100% एफडीआई अलाउड कर रखी है। While the import of component raw material intermediate payment no fees will be governed by the general policy applicable to other domestic unit, the payment of dividend would be monitored by RBI। तो ये चीजें जो हैं, जो कैपिटल नेचर के जितने भी इंटरेस्ट, डिविडेंड्स वगैरह हैं, वो कौन गवर्न करेगा? आपका आरबीआई। इसके अलावा जो पेमेंट्स हैं वो उनके रेलिवेंट एक्ट्स के अंदर, मान लीजिए कोई ग्रेचुइटी आ रही है, कोई आपको वो क्या बोलते हैं उसको, रॉयल्टी आ रही है, तो वो सारे फिर उनके एक्ट में डिफाइन किए जाएंगे। बट इंटरेस्ट जो है या डिविडेंड अगर कोई कैपिटल नेचर का, अगर जो कैपिटल मार्केट से फ्लो हो रहा है, यानी कि मनी मार्केट से जो चीजें फ्लो हो रही हैं, उनको कौन गवर्न करेगा? आरबीआई गवर्न करेगा। उसके बाद फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स, ये क्या होते हैं? ऑटोमेटिक परमिशन विल बी गिवन फॉर फॉरेन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट इन हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज टू अप टू अ लम सम ऑफ 1 करोड़, 5% रॉयल्टी ऑफ 1% एक्सपोर्ट, और ये सारी चीजें आपको दी गई हैं कि इस लेवल तक फॉरेन जो टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट्स हैं वो अलाउ कर दिए जाएंगे कि फॉरेन से अगर आपको कोई टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी है, आप कर दीजिए। इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट करना जो है अब बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, बैन नहीं कहूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर से जाएं और अगर आप कोई गाड़ी इंपोर्ट करना चाहें तो वो आपको इंपोर्ट नहीं करने देंगे। यू कैन नॉट इंपोर्ट अ कार इन इंडिया। खासकर सेकंड हैंड कार्स तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। फर्स्ट हैंड के ऊपर, जो नई कारों के ऊपर थोड़ी और इंपोर्ट ड्यूटीज वगैरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। तो उस तरह की चीजें यहां पर की गई हैं। फिर पब्लिक सेक्टर आ जाता है। पोर्टफोलियो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट विल बी रिव्यूड विद अ व्यू टू फोकस द पब्लिक सेक्टर ऑन स्ट्रेटेजिक हाईटेक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेंशियल, जो भी इनके चीजें हैं वो है। तो ये चीजें यहां पर दी गई हैं। तो ये आपके लिए कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक ओवरव्यू जो है इनका जरूरी है कि एटलीस्ट पता हो कि इन चीजों कब क्या है। जब आप कैसे कोई पूछे कि भाई इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1991 में क्या क्या चेंजेस हुए थे, तो आपको मोटा मोटा पता हो कि पब्लिक सेक्टर में ये हुआ था, फाइनेंशियल सेक्टर में ये चीजें की गई थी, किस चीज की कितनी रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी, एफडीआई कैसे किया गया था, वो सारी चीजें आपको मोटा मोटा ऊपर से पता होना चाहिए। बट इतना डिटेल्ड आपको आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी रेलिवेंट नहीं है और आपके फ्यूचर में भी ये कोई खास काम नहीं आएगा। प्रोपोज लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री टू बी रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, तो ये कुछ और लिस्ट है। आर्म्स एंड एम्यूनेशन है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हो गए, जैसे आपको पता है हमारा जो ऑर्डिनेंस है वो सब क्या है? पब्लिक के अंदर ही आता है। एटॉमिक एनर्जी है, कोल इग्नाइट, फिर से वही सारी आगे। फिर एमआरटीपी एक्ट आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था, कॉम्पिटिशन एक्ट वाले में पढ़ा था हमने। ये क्या था? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, जिसको जो है अबॉलिश, रिपील कर दिया गया था। किससे? द कॉम्पिटिशन एक्ट से। एमआरटीपी विल बी अमेंडेड टू रिमूव द थ्रेशोल्ड लिमिट्स, तो वो रिमूव अमेंड करा रिपील के द्वारा। वो सारी चीजें यहां पर बताई हैं। तो एमआरटीपी तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। रिफॉर्म्स इनिशिएटिव क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट आर एज फॉलो। सब्सटेंशियल मॉडिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, ये तो आपने जो आईडीआरए का अपना चैप्टर पढ़ा था उसके अंदर अच्छे से पढ़ लिया था कि ये उस टाइम के दौरान जो है कितने सारी चीजें जो है चेंज की गई थी। लाइसेंसिंग को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर, जो टैरिफ थे उनको लेकर, कोटास को लेकर, क्वांटिटेटिव जो आपके रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी उनको हटा दिया गया था, ट्रेड बैरियर्स जो उनको कम कर दिया गया था, वो सारी चीजें हम पिछले चैप्टर में अपना कवर करके आ चुके हैं। तो अभी वही यहां पर बोला है कि लाइसेंसिंग पॉलिसी वर डीम्ड नेसेसरी टू ईज रिस्ट्रेंट ऑन कैपेसिटी क्रिएशन। तो कुछ चीजों को छोड़कर बाकी सब जगह जो लाइसेंस है वो आपके अबॉलिश कर दिए थे। was required only in respect of 18 इंडस्ट्री है। फिर से कोल एंड इग्नाइट, तो फिर से बार बार वही चीजें दोहराई जा रही हैं। तो आप इनको एक बार रीडिंग कीजिए, ठीक है? मैं बोल ही रहा हूं आपके साथ साथ, अब मेरे साथ साथ इनको एक बार रीडिंग कर लीजिएगा तो आपको ये चीजें अच्छे से याद हो जाएंगी।
51% की एफडीआई थी जो अब जो है फुल 100% कर दी गई है, विद व्यू टू इंजेक्ट टेक्नोलॉजिकल डायनेमिज्म, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है उसको बढ़ाया जाए, टेक्नोलॉजी को लेकर डायनामिक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर रही है उसके प्रोपोर्शनेट कोरस्पॉन्डिंग जो इंप्रूवमेंट है वो हमारी सोसाइटी में भी होता रहना चाहिए। मेजर इनिशिएटिव टुवर्ड रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पीएसयूज वगैरह इनिशिएटेड, तो जो सिक पीएसयूज यूनिट थी पहले, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग थी, जो सिक थी, किसी कारण मतलब लॉस आ रहा था या कुछ वो अपनी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम लेवल पर अटेन नहीं कर पा रही थी, तो उनको रिस्ट्रक्चर करा गया, नए ऑथोराइज्ड पर्सन वहां पर अलॉट किए गए ताकि, यानी मतलब नई मैनेजमेंट वहां पर अलॉट की गई ताकि वो उनको रिस्ट्रक्चर कर सकें, जो है री इन्फोर्स कर सके, उनको बेटर बना सके। The industrial policy statement recognized the government's intervention in investment decision in large companies through MRTP had proved to be, ये फिर से MRTP की बात आ गई कि पहले MRTP में रिस्ट्रिक्शंस थी, MRTP को रिपील करने की वजह से रिस्ट्रिक्शंस जो है थोड़ी ओपन हो गई थी, तो अब जो है इंडस्ट्रियल जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है वो इन्वेस्टमेंट को लेकर भी कम हो गया था। प्रेजेंट पॉलिसी मेजर, यानी कि फिलहाल क्या चीजें चल रही हैं, तो लिबरलाइजेशन आ गया है, यानी कि अब गवर्नमेंट जो है, देखो आईडीआरए का नाम लिया ना, तो ये हमने जो है ऊपर वाले चैप्टर में अच्छे से कवर कर लिया था, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं है कि फिर से 5 इंडस्ट्रीज हैं जिनको कंपलसरी लाइसेंस चाहिए, ये फिर से 5 इंडस्ट्रीज आ गई आपकी। उसके बाद क्या है, एटॉमिक एनर्जी है, तो ये सब जो है यहाँ पर लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इनके अलावा कुछ भी काम कीजिए। आईईएम कल हमने पढ़ा था, आपको याद हो कि एक मेमोरेंडम साइन करना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन लाइसेंसिंग जरूरी नहीं है, बट मेमोरेंडम जो है साइन करना पड़ता है, जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्शन रिटर्न भी फाइल करते हो। लिबरलाइजेशन ऑफ लोकेशनल पॉलिसी, पहले लोकेशन से रिलेटेड जो पॉलिसीज थी वो जो है वो अब चेंज कर दी गई थी, पहले वो था नहीं कि भाई 25 किलोमीटर से बाहर, उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस जो है अब नई जो है फॉर्म की गई थी ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, कुछ चीजें स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व की जा सके, बाकी चीजें लार्ज स्केल के लिए की जा सके। हाउएवर जोनिंग एंड लैंड यूज रेगुलेशन एज वेल एज कंटिन्यू टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल लोकेशन, तो वो 25 किलोमीटर का दायरा था, वो चीज आपने 10 लाख से, अगर किसी सिटी की ज्यादा पॉपुलेशन है तो 25 किलोमीटर के बाहर जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज लगाई जा सकती हैं, 25 किलोमीटर के अंदर और शहर के अंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉलिसी स्मॉल स्केल रिस्ट्रिक्शंस, ये सारी चीजें जो है की गई हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन स्कीम, तो एनआरआईज को लेकर ताकि वो एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स कर सके हमारे मार्केट में लेकर, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पर बताई गई थी। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम, इस तरह के टेक्नोलॉजी पार्क, जैसे अपना बेंगलुरु है उसको क्या बोलते हैं, सिलिकॉन वैली बोलते हैं, क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक टेक्नोलॉजी पार्क है, कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चीजें होती हैं तो वहां वो एक सेंटर ऑफ फोकस, लोकस ऑफ फोकस बन जाता है कि भाई हाँ बेंगलोर इज समथिंग, कि भाई वहां पर अगर आपको बेस्ट जो है कंपनीज वगैरह वहां पर मिलती हैं टेक्नोलॉजी की स्पेस में, तो वो चीजें यहाँ पर बनाई गई थी। फॉरेन एफडीआई को लेकर अप टू 100% यहाँ पर हो गया है, 26% किस किस, मतलब इंश्योरेंस में 26% है, टाउनशिप में 100% है, डिफेंस में 26% है, तो अब जो है ये थोड़ी और लिबरलाइज कर दी गई है, ओपन कर दी गई है, अब 100% तक भी दिया जाता है। तो ये आपका जो है चैप्टर मोटा मोटा पूरा हो गया है, इसके अंदर इसके अलावा जो है और कुछ पढ़ने का है नहीं, ये फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, ये फैक्ट्स में आप जितना घुसेंगे उतना ज्यादा आपके लिए समझना मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज दीज आर नॉट एट ऑल रेलिवेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस एज वेल और नेट जेआरएफ के लिए भी, तो ये चीजें आपके कहीं काम नहीं आने वाली, ये जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है कि हाँ हाँ ये हुआ था, टू मेक अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि हाँ ठीक है इतनी इतनी चीजें हुई थी पास्ट में और अब ये फायदे हुए हैं, तो आप इन चीजों को जो है एक बार रीड जरूर कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप इनको पढ़िए ही मत, इनको पढ़िए, इनको एक बार रीड कीजिए, 2 बार कर लीजिए, अच्छी बात है। आप एग्जाम में जब इनको रिफ्रेश करेंगे तो एटलीस्ट आपको पता होगा कि क्या चीज में कितनी हम जो है प्रोडक्टिविटी अटेन कर पाए हैं। फॉर एग्जांपल एफडीआई है तो एफडीआई में हमने लिबरलाइजेशन ज्यादा दिखाई है, अच्छा एनआरआईज को लेके हमने एफडीआई जो है मतलब कि वो भी इन्वेस्ट कर सकें, और उसके अलावा भी जो है टेक्नोलॉजी में कितनी एफडीआई है, डिफेंस में कितनी है, तो ये सारी चीजें आप जो है रिफ्रेश करके लिख सकते हैं कि बाय टाइम जो विद टाइम ये चीजें जो है इंप्रूव कर ली गई है, तो ये सारी चीजें आप खुद से रिफ्रेश करके आराम से लिख पाएंगे, बस इनको रीड कर लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो कि एक्चुअली चेंजेस हुए कहाँ कहाँ थे, पब्लिक सेक्टर में क्या हुए थे, रीस्ट्रक्चरिंग पीएसयूज की कैसे की गई थी, प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से यहाँ पर घुसने की परमिशन दी थी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर कवर कर, आईडीआरए में क्या हुआ था, पैराफेमा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हुई है, फॉरेन एक्सचेंज की, एफडीआई की जब बात आती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की जब बात आती है तो फॉरेन एक्सचेंज की बात आती है, सिमिलरली और जो एक्ट है एमआरटीपी है, कंपटीशन एक्ट है, वो सारी चीजें इसके अंदर मर्ज हो जाती हैं, तो आप वो चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो आपको ये चैप्टर पढ़ना आसान हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रिफॉर्म्स उन्हीं छोटे छोटे एक्ट्स के दम पर किए गए थे। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आज लाइट चली गई थी उसकी वजह से थोड़ी इनकन्वीनियंस हुई, तो मैं लेक्चर जो है 6 बजे के स्लॉट में ये अपलोड कर रहा हूँ, तो आई होप आपको ज्यादा इसके अंदर परेशानी नहीं होगी, मैं कोशिश करूंगा आगे से ऐसी इनकन्वीनियंस नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिए और रिवाइज करते रहिए। धन्यवाद।